Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, I hope you all are well and today's topic अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि हम करते आ रहे थे पिछले 2 लेक्चर से, तो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट नाम से पता चल रहा है कॉस्ट यानी जितनी हमारी लागत हुई, हमारी यहाँ पे कहने का मतलब फॉर्म की फॉर्म की जो लागत है। पर अब हमें बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज़ हमने कोई जो फर्नीचर वो परचेज़ किया 50,000 में, ठीक है। तो और नेक्स्ट ईयर सपोज़ ये नेक्स्ट ईयर जो इसकी कीमत है वो हो गई 60,000 रुपये। तो गाइज़ हम 50,000 को ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी बुक्स में जब हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा कितने का खर्चा हुआ, यानी जब भी हमने कोई फर्नीचर परचेज़ किया तो हम क्या दिखाएंगे 50,000। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद अगर ये 60,000 का हो गया तो हम बुक्स में 2 महीने बाद हम 60,000 का दिखाएं, ऐसा नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर आ सकता है कि प्लस में जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस सपोज़ 2,000 लगा है, प्लस इसमें जैसे लाने ले जाने के लिए कैरेज में लग गया 400 रुपये, तो ये सारा इसमें ऐड करेंगे। बट इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जितने रुपए का हमने ख़रीदा था दैट टाइम, यानी कि जब हमने ख़रीदा था, जब एक फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था या बीच में, तो हम जिस मूल्य पे हमने ख़रीदा था हम वही लिखेंगे। फ्यूचर में उसका क्या रेट होगा वो उसको हम ध्यान नहीं देंगे, यानी कि हम उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट। सो गाइज अकाउंटिंग टर्म में ड्यूअल एस्पेक्ट समझ लो बून है, यानी कि हड्डियों का ढांचा कह सकते हैं। वो इसलिए कि हमेशा जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, जब भी कोई किसी भी फॉर्म में, कंपनी में या पार्टनरशिप फॉर्म, कैसी भी फॉर्म हो, तो उसका 2 इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब चाहे कैसा भी हो, कोई भी हम कुछ भी अगर परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं तो उसका 2 इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई हमने बिल्डिंग परचेज़ किया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो जितनी भी मैं बीच में बताती हूँ, हम आगे के चैप्टर में करेंगे जब हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी बिल्डिंग हमारा बढ़ गया, तो बिल्डिंग में सपोज़ हमने 50,000 रुपये का 50 लाख का हमने बिल्डिंग ख़रीदा, तो बिल्डिंग साइड हम 50 लाख से एंट्री करेंगे, यानी बिल्डिंग में हम 50 जो बिल्डिंग साइड है, यानी हम जब बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो बिल्डिंग साइड हम 50,000 रुपये ऐड कर देंगे, और जब हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो कैश में से जो 50 लाख रुपए है वो कम कर देंगे। यानी कि यहाँ बढ़ रहा है कि बिल्डिंग हम खरीदे तो बिल्डिंग हमारे पास आया, और यहाँ पे कैश हमारे यहाँ से गया। हमारे यहाँ से का मतलब फॉर्म, जब भी मैं हमारे यहाँ बोलूँ तो इसका मतलब कि फॉर्म की बात हो रही है। और सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी हम बुक्स ऑफ एंट्री करते हैं या बुक्स ऑफ रिकॉर्ड करते हैं तो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें, जैसे कि आगे आप और पढ़ोगे आगे के चैप्टर में, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमेशा जो एसेट्स है वो इक्वल होता है लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल के, क्योंकि देखो अब लाइबिलिटी, आप ये सोचोगे कि यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब होता है कि देनदारी, बट जब भी कोई फॉर्म है या कंपनी है वो शेयर से जब पैसा लेती है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो या डिवेंचर हो, तो यहाँ पे पैसा आ रहा है, उसकी लाइबिलिटी तो बनती है, बट फ़िलहाल के लिए जब तक वो बिज़नेस में है तो वो उसकी एसेट कहलाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे 50,000 छोटे से अमाउंट, तो कंपनी ने 10,000 रुपये बाहर से लिए हैं, और जो इसकी खुद की कैपिटल है, यानी खुद ने जो पैसा लगाया वो लगाया है आपका कितना 40,000 रुपये। तो फ़िलहाल ये लाइबिलिटी तो है, पर फ़िलहाल कंपनी के लिए एसेट भी माना जाएगा, क्योंकि वो इसकी वजह से और कैपिटल बनेंगे।
तो जो हमेशा एसेट इक्वल में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी इधर का और इधर का दोनों हमेशा जो जोड़ है यानी कि इक्वल होता है, जो जितना यहाँ होता है वही यहाँ आना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। एंड सेकंड, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल का जो ये कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल का मतलब होता है उपार्जन, यानी कि जब हमने कमाया। अब यहाँ से हम देखते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी अगर किसी फर्म ने सेल किया है 60,000 रुपीज़ का गुड्स, कब? दिसंबर में, 1 दिसंबर, ठीक है। और जो इसको पैसा रिसीव हुआ है वो हुआ, तो इसी टाइम एंट्री कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देता है यानी जो परचेज़र है वो उसको पैसा देता है 60,000 रुपीज़, कब देता है? अप्रैल को, 1 अप्रैल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने बेचा है दिसंबर में तो ये पिछले साल का पैसा आया, बट यहाँ इस टाइम अप्रैल का तो वो पैसा है नहीं, तो हम भूल जाते हैं कई बार, या कुछ भी ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए तो हमें जब चीज़ अक्कर हुआ, मतलब जब बिका है, हम उसी टाइम का लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक एग्जांपल से समझो कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पे 1 दिसंबर 2020 को बेका, ठीक है, और उसने पैसा कब दिया, यानी पैसा कब दिया? 1 अप्रैल 2021 को, ठीक। तो क्योंकि देखो ये जो 1 अप्रैल से हमारा दूसरा साल शुरू हो गया, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो हम ये दूसरे साल में काउंट हो गया ना, पर जो ये असली में ये पैसा कब का था? पिछले साल का, क्योंकि हमने पिछले साल में गुड्स को सेल किया था। इसी तरीके से आई होप समझ में आया होगा। एक बार और मैं बताती हूँ कि देखो जो सेल किया हमने 60,000 रुपये में, ठीक, कब? दिसंबर में, और जो परचेज़र है उसने जो पैसा दिया, यानी कि पैसा दिया वो दिया 1 अप्रैल को, तो अप्रैल में एंट्री नहीं करेंगे, ये एंट्री करेंगे दिसंबर में ही, क्योंकि ये पिछले साल का पैसा है। क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। एंड इसी तरीके से हम एक्सपेंस की बात करते हैं। जैसे जब भी हमने एक्सपेंस किया रेवेन्यू को रिसीव करने के लिए, तो उस टाइम ही हम उसको लिखेंगे। जैसे मान लो कि जैसे गोदाम है, गोदाम का जो रेंट है वो जनवरी, फरवरी और मार्च का बाकी है, जनवरी, फरवरी और मार्च का बाकी है, ठीक। तो ये और हमने दिया कब इसको? 1 अप्रैल को पैसा दिया, तीनों महीने का। तो जो खर्चा है वो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि हम पिछले साल में दिखाएंगे। ये जैसे 2020 में जो ये खर्चा हुआ है, तो हम उसी ईयर के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके एक्सपेंस की साइड दिखाएंगे। अप्रैल में दिया है पैसा तो अप्रैल में नहीं दिखाएंगे। बुक्स ऑफ एंट्री करने के लिए, यानी बुक्स में जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम अप्रैल टू जो 31 मार्च है यानी नेक्स्ट ईयर, यहाँ नहीं दिखाएंगे। बेशक हमने यहाँ पे दिया है पर हम दिखाएंगे पिछले साल में ही, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन का। रिवेन्यू रिकॉग्निशन में मतलब ये होता है, सबसे पहले रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू का मतलब मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है और उससे जो भी अमाउंट रिसीव होता है फर्म को, तो उसको रिवेन्यू कहते हैं। अब रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी कोई हम बात ये करते हैं कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन हम कब मानते हैं, यानी कि रिवेन्यू को हम कब पहचान करते हैं कि हमें कब पैसा मिला है, यानी कि हमें मतलब फर्म को कब पैसा मिला है। तो देखो यहाँ पे लिखा है फर्म रिसीव ऑर्डर
जनवरी 10 यानी कि 10 जनवरी को किसी फॉर्म ने ऑर्डर को रिसीव किया है, गुड्स को सेंड किया है सप्लायर को 20 जनवरी को, ठीक। और रिसीव्ड मनी यानी कि जो पैसा मिला है वो मिला है कब, 2 अप्रैल को। तो ये तीनों जो डेट है उसमें से कब मानेंगे कि फॉर्म के लिए ये बिका है, यानी कि फॉर्म जो है वो रिवेन्यू अर्न कर रही है, यानी फॉर्म के लिए रिवेन्यू हो रहा है, यानी कि उसने कुछ चीज़ बेचा है तो उसके पास पैसा आ रहा है। तो ना तो जनवरी में क्योंकि ऑर्डर रिसीव हुआ है इसको नहीं करेंगे मेंशन, और जब सप्लायर को गुड्स रिसीव हो गया है यानी कि जब ऑनरशिप मिल गया है, जो भी क्रेता है जो खरीद रहा है 20 जनवरी को, तो इसी 20 जनवरी को हम बोलेंगे कि रिवेन्यू रिसीव हुआ है, ठीक है। 20 जनवरी को बोलेंगे रिवेन्यू को फॉर्म ने रिसीव किया है, तो ये वाली एंट्री की जाएगी। हमें कब ऑर्डर मिला है और कब उसने पैसा दिया है इसका हम बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे। सो आई होप समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोज़र। फुल डिस्क्लोज़र का मतलब समझ में आ रहा होगा कि खुलासा करना, यानी कि जब भी कोई फॉर्म है वो जो भी रिक्वायरमेंट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से दिखाती है, यानी कि अच्छे से दिखाने का मतलब कि साफ साफ लिखा रहता है, ताकि जो भी कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट है, या ऑनर है, या फिर क्रेडिटर है, या जो भी फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उन सबको ये अच्छी मतलब जो साफ़ सुथरी सी जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। इसके लिए इन्वेस्टर है वो किसी फॉर्म में पैसा तब लगाएगा ना जब उस फॉर्म के बारे में उसको सही सूचना है, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं तो वो क्यों लगाएगा। या जैसे गवर्नमेंट है उसको अगर कोई डाटा देखना है कि ये जो कंपनी है वो किस तरीके से चल रही है, तो वो यहाँ से ही देख सकता है, जब वो सही जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही दे। और तो एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट में बाकायदा लिखा गया है कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती हैं, उसको नीचे नोट्स करके लिखा जाता है, नोट्स। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जब भी बुक्स में जो ट्रांजैक्शन है यानी जो लेन देन है वो रिकॉर्डेड होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी ढंग से, यानी कि मतलब किसी एक के बिहाफ पे यानी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, और उसकी एंट्री उस तरीके से नहीं करनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि जो मैनेजर है उसने ये बोल दिया कि प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा दो, तो इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। मतलब उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी सभी मतलब जो भी उसमें ट्रांजैक्शन हो, जो भी लेन देन हो, उसके लिए अच्छे से रिकॉर्डेड होना चाहिए। और अच्छे से रिकॉर्डेड कैसे होता है ये मैं आपको बताऊं कि अच्छे से रिकॉर्डेड का मतलब, जैसे ये देखिए, कैश रिसिप्ट होनी चाहिए। कैश रिसिप्ट से एक जो प्रूफ है वो मिल जाता है कि हाँ भाई ये इस 50,000 का गुड्स हमने परचेज़ किया है, रिसिप्ट उसके पास है, वहाँ से वो आगे एंट्री कर देगा। इनवॉइस होनी चाहिए, जब भी कोई चीज़ उधार ख़रीदा जाता है तो इनवॉइस मिलता है। इसी तरीके से पेन स्लिप, यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे बैंक में जाके और हम पैसा कोई जैसे हमने मशीन ख़रीदा है, फॉर्म ने मशीन ख़रीदा और बैंक से उसको पेमेंट किया, तो पेन स्लिप होनी चाहिए। ये सारे जो है वो प्रूफ है कि ये बताते हैं कि भाई जो भी अकाउंट बना है या जो रिकॉर्डेड हुआ है वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी नहीं है।